हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है हमारा अध्याय 4 है मध्ययुगीन कला, जिसमें जो हम पढ़ेंगे क्या है प्रारंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस तथा गोथिक कला। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक, तो आज हम अच्छे से इस चैप्टर को कवर करेंगे। पिछले देखिए हमने जो वीडियो बनाए थे क्रम वाइज बनाते हुए चले गए। ठीक है, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये जो हमारा सीरीज है, ठीक है, जो हमारा चल रहा है ये सीरीज पाश्चात्य कला का इतिहास है। ठीक, जिसमें हम क्रम वाइज पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, वो भी लिखित के साथ, मतलब उसके साथ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और उसको समझिएगा। तो देखिए हम देर नहीं करेंगे, ठीक, और हम शुरू करते हैं। अब कह रहा है कि प्राचीन यूनानी रोमन साम्राज्य, बात ध्यान सुनिएगा आप लोग क्या कह रहा है। कह रहा प्राचीन यूनान रोमन भावना प्राचीन सभ्यता के साथ धीरे धीरे लुप्त होने लगी और पूर्वी देशों के धार्मिक विश्वास उससे उसका क्या है स्थान लेने लगे। तो एक एक लाइन को समझे रहेंगे आप, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम क्रम से लाए हैं। क्रम का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से लाए हैं, ताकि हमें देखिए जब तक हम क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या है हमें तैयारी पूर्ण नहीं होगी। रीज़न क्या होता है, एक जो चीज़ जो चैप्टर होता है दूसरे चैप्टर पे क्या होता है डिपेंडेंट भी होते हैं कुछ चीज़ें, जैसे संध की बात हो जाती है। ठीक, तो अगर हम क्रम से पढ़ेंगे, जैसे मान लो 1902 आ गया, 1903, 1904, तो हमें क्या है दिमाग में सेट होता चला जाता है। इसलिए हम क्रम से आपको वीडियो बना रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि प्राचीन विचारधारा में जहाँ मानव और ईश्वर का संबंध तर्क पर आधारित करने का प्रयत्न किया गया था, वह पूर्वी धर्मों में श्रद्धता और विश्वास के आधार पर सांसारिक बंधनों से मुक्त का मार्ग खोजा गया। ठीक, आगे देखते क्या दिया हुआ। कह रहा इस समय के प्रचलित प्रमुख धर्म कौन कौन से थे। यहूदी, ईसाई और इस्लाम में सर्वाधिक प्रबल ईसाई धर्म सिद्ध हुआ था। सबसे मजबूत कौन सा था, ईसाई धर्म था, जिसने यूरोप की जनता में शीघ्र ही बहुत आदर भाव प्राप्त कर लिया और इस आरंभ में मिस्र प्राचीन धर्म को प्रभावित रहा। आगे देखते हैं। विद्वानों का विचार है कि भारतीय संस्कृति विशेषतः बौद्ध धर्म की करुणा भावना ने ईसा मसीह और ईसा धर्म के आंतरिक स्वरूप को बहुत प्रेरणा दी थी। समझे हैं आप। फिर कह रहा ईसाई का कला जो काल विस्तार लगभग 15वीं शताब्दी तक रहा। जो उसका समय काल की बात कर रहा है, उसका जो समय काल था कितना था, 15वीं शताब्दी रहा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना कि ईसाई का समय क्या था, 15वीं शताब्दी था। और क्या चीज़ दिया है देखिए, ईसाई कला को निम्नलिखित युगों में बांटा गया है। कौन कौन से युग में, प्रारंभिक ईसाई कला में कब, 1000 से 25 ईसा पूर्व, 100 से 525 ईस्वी। उसके बाद बाइजेंटाइन कला का जो है 303 ईस्वी से 1453 ईस्वी। रोमनस कला को 1100 से लेकर 1300 ईस्वी। गोथिक कला को जो है 1135 से लेकर 1400 तक बांटा गया है। तो इसमें जो है ये चारों को हम जब अच्छे से कवर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी प्रश्न आने वाला रहेगा वो 1 से 100 जो भी हम उसको हल कर पाएंगे। देखिए आगे चलिए, एक एक लाइन समझिए। अब पहला है प्रारंभिक ईसाई कला, ईयरली क्रिस्टम आर्ट, जो इसका समय काल होता है 100 से 525 ईस्वी इसका समय काल माना जाता है। पूर्वी क्षेत्रों में 3 धर्मों का उदय हुआ जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के आध्यात्मिक जीवन को अत्यंत प्रभावित किया, और ये तीनों धर्म थे यहूदी, ईसाई और इस्लाम। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आपको एक चित्र देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिए क्या चीज़ है ये भूमिगत समाधि है। प्रारंभिक ईसाई कला का चित्र है जो यीशु का खून बहते देख रोती महिलाएं, जो यीशु का खून बह रहा है उसे देख रोती महिलाएं, मतलब जनता के प्रति बहुत ज़्यादा इनका आदर बढ़ गया था यीशु जी का, मतलब ईसाई धर्म का। आगे देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है यहूदी धर्म के संस्थापक हजरत अब्राहम थे। कौन थे? हजरत अब्राहम थे, जो 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। कौन? 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। और अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का आता है। और क्या ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा यहूदी धर्म से ही ली गई थी। इनकी मूल प्रेरणा किससे ली गई थी? यहूदी धर्म से ली गई थी। ईसाई विश्वास के अनुसार जीसस ईसा की मुक्ति दिलाने वाले मसीहा थे। आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईसा पूर्व में जेरूशलेम के बेथलेहम नामक ग्राम में हुआ था। ईसा मसीह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में जेरूशलेम के बेथलेहम नामक ग्राम में हुआ था। बाइबिल के अनुसार ईसा की माता मेरी मरियम थी, जो गलीलिया के प्रांत के नाजरेत गांव में रहने वाली थी। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा आपको। जो गलीलिया प्रांत की नाजरेत गांव में रहने वाली थी, गांव की रहने वाली थी। ईसा के पिता जोसेफ यूसुफ बढ़ई का काम करते थे। ये आपको कहीं पॉइंट मिला नहीं होगा कि ईसा मसीह के माता पिता के क्या नाम है। ध्यान से पढ़ लीजिए, एक एक लाइन। आपको थोड़ा सा नाम में कठिनाई होगी, लेकिन जब क्रम से पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ईसा के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें से 2 प्रमुख एंडर्स एवं पीटर थे। ईसा मसीह को जेरूशलेम में 30 से 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया। आप सोचिए कब इनको सूली पर चढ़ाया गया था? 30 से 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। ईसाई मंदिर को चर्च कहा जाता था। क्या ईसाई मंदिर को चर्च कहा जाता था? एक लाइन पूछता, कई बार पेपर में पूछा है। ईसा मसीह के जो है पूजा जो करने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। इनका सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस। इस तरह से इनका सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। ईसा मसीह का जन्म दिवस 25 दिसंबर क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म है 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम सांता भी कहते हैं। आम चाल की भाषा में सांता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं, ध्यान से। कह रहा है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल है, जिसकी रचना विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 1400 ईस्वी में से 100 ईस्वी के बीच में हुई थी। बाइबिल के 2 भाग हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ध्यान दीजिएगा, बाइबिल के 2 पार्ट हैं, ओल्ड मतलब पुरानी और एक नई। ये दोनों आपको याद कर लेना है। तो आगे देखते हैं। कह रहा है कि ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों का इतिहास तथा विचार और न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के उपदेश और जीवन का विवरण है। ठीक है, इनमें यहूदियों का इतिहास होता है फर्स्ट वाले मतलब ओल्ड वाले में, और नए वाले में मसीहा जो ईसा मसीह के जीवन उपदेश का विवरण होता है। बाइबिल में कुल मिलाकर 72 ग्रंथों का संकलन है, जिसमें से 45 ओल्ड टेस्टामेंट और 27 न्यू टेस्टामेंट संकलित हैं। बात समझ में आया आपको? कुल 72 है, जिसमें 45 ओल्ड है और 27 न्यू है। ईसाई जो ईसा मसीह वाला धर्म था, सर्वप्रथम रोमन इटली के भूमिगत समाधि गुफाओं में भित्ति चित्र में हमें देखने को मिलता है। जो हम आपको चित्र को दिखाए थे, एक महिला जो ईसा मसीह के ब्लड को देखकर रो रही है। इन भूमिगत समाधि गुफाओं में फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से आकृतियाँ बनाई गई। किसकी बनाई गई? फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से आकृतियाँ बनाई गई हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक ईसाई कला ईस्वी की प्रथम 6 शताब्दी की कला है। इसमें ईसाई विषयों के चित्र नहीं है, यदा कदा परलौकिक जीवन की कल्पना कर ली गई है, और इस कला में प्रायः प्रतीकात्मक चित्र ही अधिक बनाए हैं। जैसे मछली ईसा के प्रारंभिक प्रतीकों के प्रतीक में से एक हैं। रोटियों से भरी टोकरी ईसा के शरीर के प्रतीक है। अंगूर की बेली, अंगूर के मंदिर ईसा पर रक्त का प्रतीक है। तो इस प्रतीक को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है।
इस शैली के सर्वाधिक प्राचीन समाधि भित्ति चित्र दोमितिल्ला रोम से प्राप्त होते हैं। रोम में प्रायसिल्ला के समाधिगृह में वर्जिन मेरी व शिशु ईसा का सबसे प्राचीन चित्र हमें उपलब्ध है। रोम में निर्मित सांता मारिया मागियोर के चर्च में मणिकुट्टम विधि से चित्र बने और यह रोम का प्रथम चर्च है जो वर्जिन मेरी को समर्पित है। आगे देखते हैं क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं इसमें का आप प्रारंभिक ईसाई कला का। प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे, तो समाधियों और गुफाओं पे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है प्रारंभिक ईसाई काल का आरंभ किस देश में हुआ था, तो कैटेकाम का संबंध प्रारंभिक ईसाई कला का आरंभ किस देश में हुआ था, इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। और कैटेकाम का संबंध किस कला से है, ईसाई कला से। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहाँ से हो रहा है, ये पे है। कैटेकाम का संबंध किस कला से है, ईसाई कला से संबंध है। ईसाई धर्म में मयूर किसका प्रतीक है, ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है। किसका है, ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है। आगे देखते हैं, किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, तो कॉन्स्टेंटाइन का जो है विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है। ईसाई कला की सर्वाधिक उन्नत किस काल में हुई थी, जस्टियन काल में। ये सबसे मस्ट पॉइंट है। ईसाई अगर काल की अगर आपका उन्नति हुआ अगर सबसे ज़्यादा, तो जस्टियन काल में हुआ। किस काल में, जस्टियन काल के समय में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारा ईसाई शुरू खत्म हो गया प्रारंभिक। अब हमारा दूसरा शुरू होता है बैजेंटाइन कला। इस कला से पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। बैजेंटाइन कला, गोथिक कला, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। देखिए, इसका जो समय काल है 330 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक का है। बाइजेंटियन प्राचीन यूनानी साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी, जिसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम देकर पूर्व रोमन साम्राज्य को राजधानी बनाया। वर्तमान में यह तुर्की देश का इस्तांबुल नगर है। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित करने के पश्चात बाइजेंटाइन धर्म ईसाई धर्म व कला का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक, क्योंकि इस कला का प्रमुख केंद्र बाइजेंटाइन था, इसीलिए इसको बाइजेंटाइन कला के नाम से जाना जाता था। और इस शैली का जो है 330 से 1453 ईस्वी के मध्य में क्या प्रचलित रही थी। यही आपका है बाइजेंटाइन कला। देखिए क्या चीज़ है ये, ध्यान से। ये जो साम्राज्ञी थियोडोर तथा अनुचर बाइजेंटाइन मणिकुट्टम 547 ईस्वी में संत वाइटल गिरजाघर रेवेन्यू इटली में बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सामग्री थियोडोर तथा अनुचर हैं जो बाइजेंटाइन मणिकुट्टम में 1547 ईस्वी में संत वाइटल गिरजाघर रेवेन्ना यानी कि इटली में बना हुआ है। ये रेवेन्ना जगह है इटली में, वहाँ पे बना हुआ है दीवारों पे। आगे देखते हैं, बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषताएं मणिकुट्टम चित्र है। इस कला का रूप जितना मणिकुट्टम चित्र में उभरा है उतना ही अन्य पद्धतियों में नहीं उभरा हुआ है। मणिकुट्टम विधि के सबसे पुराने उदाहरण रोमन शैली में पोम्पेई नगर के छोटे छोटे अलों में मिलते हैं, जिसमें रंगीन संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया था। किंतु बाइजेंटाइन कलाकारों ने अपने रुचि के अनुसार बाद में रंगीन संगमरमर के टुकड़ों के साथ रंगीन शीशे के टुकड़ों का भी इन्होंने प्रयोग किया था। देखिए इसमें जो होता है क्या क्या चीज़ें प्रयोग होते बता रहे हैं आपको। काष्ठ तथा मोम पतली सतह पर इन रंगीन पत्थरों तथा शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को जमाकर चित्र बनाए जाते थे। यह शीशा होता है, संगमरमर टुकड़ा होता है, इन चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में दीवारों पर चिपका कर चित्र बनाया जाता था, उसे को मणिकुट्टम कहते हैं। बाइजेंटाइन कला मूलतः धार्मिक तत्वों को लेकर आगे बढ़े थे। किसको, धार्मिक तत्वों को लेकर ये आगे बढ़े थे। यह कला जितनी पूर्व और सभ्यताओं के निकट रही उतना ही रोमन या यूनानी कलाओं की नहीं। इस कारण इस शैली को ईसाई धर्म से संबंधित पूर्व शैली कहा जाता है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में कॉन्स्टेनोपोल की राजधानी बनने के साथ ही बाइजेंटाइन कला का क्या होता है, उद्भव शुरू होता है। आगे देखते हैं,
यह कला सम्राट जस्टिनियन प्रथम के शासनकाल में 527 से 565 ईस्वी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जिसका प्रमुख केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल था, और सम्राट जस्टिनियन के शासनकाल में इटली में निर्मित रवेन्ना के सान वाइटेल नामक गिरजाघर में इस कला का चरम उन्नति दिखाई देता है, और 526 से 547 ईस्वी के मध्य बना। यह गिरजाघर जो है, देखिए अष्टभुजी है जो गिरजाघर बना हुआ है, जिसमें खिड़कियाँ ठीक इस तरह से गुंबज बनते हैं, अर्ध गुंबज, छोटे गुंबज बनते हैं। आज सभी को मणिकुट्टम चित्र में अलंकृत किया है, जैसे जंगला इसको मणिकुट्टम से, और ये जो बना हुआ है इसको मणिकुट्टम से अंकित किया गया है। बाइजेंटाइन कला में पीले रंग का बहुलता का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, बाइजेंटाइन कला में पीले रंग का बहुलता से प्रयोग हुआ है। इस पीले रंग को स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। पीले रंग को इसका माना जाता है, स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। बाइजेंटाइन कला में लगभग 100 वर्ष का समय ऐसा आया जब आकृत चित्र निर्देश रोक दिया गया। बाइजेंटाइन कला में लगभग 100 वर्ष का ऐसा समय आया कि आकृत चित्र को रोक दिया गया, निषेध कर दिया गया। और क्या होता है, आगे देखते हैं। इस संकटपूर्ण युग का आरंभ सम्राट लियो तृतीय 675 से 741 ईस्वी के समय में हुआ, और जब 726 ईस्वी में उसने कुस्तुतनिया बाइजेंटियन के राजमहल के मुख्य द्वार पर लगी ईसा की प्रतिमा को हटाकर उसके स्थान पर क्रॉस खड़ा करवा दिया, तथा नीचे लिखवा दिया कि सम्राट ईसा की ऐसी प्रतिमा नहीं देख सकता जो न बोल सकती है न श्वास ले सकती है। इसलिए इसको इस तरह से दर्शा दिया गया सिंबल के रूप में। देखिए आगे चलकर थियोफिसल की पत्नी थियोडोरा ने अपने पुत्र और साम्राज्य के उत्तराधिकारी माइकल तृतीय की संरक्षित के रूप में मुख्य द्वार पर ईसा की प्रतिमा पुनः स्थापित करवाई और आकृति को पुनः आरंभ किया। बाइजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत हेगिया सोफिया गिरजाघर। इस चर्च का निर्माण आज से 1479 वर्ष पूर्व 537 ईस्वी में इस्तांबुल, आधुनिक तुर्की में किया गया था। बाइजेंटाइन कला का अन्य उत्कृष्ट उदाहरण सेंट वसील का गिरजाघर है, जो मॉस्को रूस में स्थित है। आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है देख लेते हैं। बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई थी? मणिकुट्टम। क्या थी? मणिकुट्टम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। आगे देखते हैं। बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति किस समय चली? और 726 से 843 ईस्वी के मध्य रोम की लुप्त हुई सभ्यता में इस धर्म का उदय हुआ, और ईसाई बाइजेंटाइन प्रार्थना गृहों के पूर्ण विकास के रूप में हुआ। इसमें क्रॉस आधारित विन्यास था। दूसरा पॉइंट क्या है? बाइजेंटाइन कला में किस कला के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? मोजाइक। किसमें? मोजाइक में प्रयोग हुआ था। अब हमारा तीसरा क्या है? रोमनस्क कला। कौन सी कला है? रोमनस्क कला है, जिसका समय 1100 से 1300 ईस्वी तक माना जाता है। अब इसमें देखते हैं ध्यान से क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं। रोमनस्क कला प्रधानतः 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में फ्रांस में फली फूली, किंतु कुछ क्षेत्रों में यह 13वीं सदी में प्रचलित रही, अर्थात यह शैली 11वीं सौ से 1300 के मध्य में प्रचलित रही। आगे देखते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात तथा गोथिक शैली के उद्भव के पूर्व संक्रमण काल के रोमनस्क कला कहा जाता है। इस कला के प्रमुख केंद्र फ्रांस, स्पेन तथा इंग्लैंड थे। रोमनस्क कला का मूलतः एक धार्मिक कला थी। इसमें कला का प्रयोजन सौंदर्य मूलक न होकर उपयोगिता थी। आगे देखते हैं हम। ये देखिए आपका है रोमनस्क कला एफेल क्या है? एडफेल राइनलैंड में मारिया लैक एब्बी से प्राप्त नक्काशी। कितना बढ़िया से इसको नक्काशी किया गया है। इसमें क्या है?
ये देखिए आप रोमनस्क शैली में, रोमनस्क कला में किस तरह से दीवारों को नक्काशी की तरह काट कर बनाया गया है, ये सब चीज़ें थी। आगे देखिए रोमनस्क कलम क्या होता है। यद्यपि इस कला का प्रमुख विषय ईसाई धर्म की सीमाओं में बंधा रहा, तथापि इस कला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्मित अवशेष प्राप्त वेदिकाओं था, जो दूसरा गिरजाघर में महत्वपूर्ण था। इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए क्या चीज़ें हैं। ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? न्यू टेस्टामेंट। बेहद लाइन महत्वपूर्ण है ये। न्यू टेस्टामेंट में अगर बात करेंगे तो ईसा मसीह का जिक्र किया गया है। ईसाई प्रार्थना का पूर्ण विकास किस रूप में हुआ था? तो क्रॉस का आकार था भवन, क्रॉस आकार भवन था। ईसा मसीह का पूर्ण विकसित रूप हुआ था तो क्रॉस आकार का भवन था, इस तरह से भवन बना हुआ था। फिर आगे क्या है, प्रतिमाकृतियाँ का संबंध विशेष रूप से किससे है? काष्ठ तथा हाथी दांत में बने फलकों से हैं। ईसाई प्रार्थना गृहों में वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश स्थापित की जाती थी? ईसा की सूली। पैनल चित्र से माध्यम में नहीं बनते थे। कह रहा है पैनल चित्र कौन से माध्यम में नहीं बनते? माध्यम पूछ रहा है तो मूर्तिशिल्प माध्यम में नहीं बने थे। बैजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार की सर्व उन्नत किस चर्च में हुई थी? तो सान वाइटेल चर्च रेविन्ना इटली में। सान वाइटेल चर्च रेविन्ना इटली में सबसे उन्नत का प्रयोग किया गया, उन्नति का समय था वो। आगे देखते हैं द्विफलक चित्र क्या होता है? इसको पैनल चित्र कहते हैं। द्विफलक चित्र को क्या कहते हैं? पैनल चित्र कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? अल्टरपीस कहते हैं, अल्टरपीस कहते हैं। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहते हैं हम अल्टरपीस कहते हैं। आगे देखते हैं चलिए। बाइजेंटाइन मूर्तिशिल्प पर किस शैली का प्रभाव विशेष रूप से था? हेलेनिस्टिक। बाइजेंटाइन अलंकारों में सबसे अधिक अमूर्त सजावट किससे की गई थी? तो कूफी लिपि से। किससे? कूफी लिपि से की गई थी। और इटैली क्रिकेट शैली को कहाँ उत्पन्न की गई थी? क्रीट में। इटैलो क्रिकेट शैली कहाँ उत्पन्न की गई थी? क्रीट में। और कोरोलियंजन पुनरुत्थान 8 से 9वीं शताब्दी के मध्य किस कला रूप में सचित्र हुई? पुस्तक में रूप में सचित्र हुई थी। बाइजेंटाइन युग में आकृति विरोधी शासक में से थे लियो तृतीय तथा याजिद द्वितीय। सम्राट जस्टियन द्वारा किस चर्च में मणिकुट्टम का कार्य कराया गया था? तो सान वाइटेल चर्च में, जो 546 से 548 ईस्वी के मध्य ये था। चलिए आगे देखते हैं हम। गोथिक कला की हम बात करते हैं। किसकी? गोथिक कला की बात, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। गोथिक कलाओं में जो चार था, गोथिक कला सबसे इम्पोर्टेंट है। गोथिक शैली पश्चिमी यूरोपियन कला में 1135 से 1400 ईस्वी के मध्य प्रचलित रहा। हमारा गोथिक कला देखिए, ये है आपका गोथिक कला, ठीक है, किस तरह से ये बनाया गया है। गोथिक शीशा चित्र, जो गोथिक शीशा का चित्र ये बनाया गया था, ये कहाँ पर है? ये 1235 में चार्ल्सेट गिरजाघर फ्रांस में है। ये गोथिक का जो है चित्र है, ये कहाँ में देखने को मिलता है? फ्रांस में देखने को मिलता है। फ्रांस के गिरजाघर में देखने को मिलता है। और गिरजाघर का क्या नाम है? चार्टेस्ट, ठीक है, चार्टेस्ट गिरजाघर में हमें देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं हम। कला के संदर्भ में गोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1530 ईस्वी में इटालियन कलाकार और इतिहासकार जियोर्जियो वासारी के द्वारा किया गया था। गोथिक शैली का आरंभ 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था। और आइल द फ्रांस, जो पेरिस के आसपास फ्रांस के अंतर्गत क्षेत्र था, और एक विशेष व सर्वथा भिन्न गिरजाघर वास्तुकला शैली का उद्भव हुआ, जिसे आज गोथिक शैली कहा जाता है। आगे देखते हैं चलिए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वस्तुतः गोथिक शैली पूर्ववर्ती रोमनस कला का ही विकसित रूप है, जो मूलतः वास्तुकला शैली है। गोथिक शैली का प्रथम भवन संत डेनिस का गिरजाघर है, जिसकी स्थापना 1220 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन शासक एबोट सूजन ने पेरिस में की थी।
आगे देखते हैं। गोथिक भवनों की ऊंची ऊंची दीवारों को बाहर से सहारा देने के लिए रक्षा पक्ष बनाए गए, जिन्हें फ्लाइंग वर्टिस कहा जाता है। फ्लाइंग वर्टिस का सर्वप्रथम प्रयोग चार्चट गिरजाघर में हुआ, जिसका निर्माण 1794 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। गोथिक भवनों में विशुद्ध ज्यामितीय आकार की प्रचुरता है और स्तंभ शीर्ष पर मेहराब आदि के रूप में प्राय रेखा व चापों की अनुभूति होती है। आगे देखते हैं हम लोग। नुकीले मेहराब इस शैली में प्रयोग हुआ है कि नुकीले मेहराब वाले समस्त भवनों को गोथिक कहे जाने लगे। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता रंजित कांच की खिड़कियां तथा दरवाजे थे। लंबे, ऊंचे व प्रकाशमान दरवाजे और खिड़कियों के प्रयोग के कारण शीशे को अधिक महत्व मिला, जिससे गोथिक शैली का विशिष्ट पद्धति रंजित कांच की खिड़कियों का विकास हुआ। और गोथिक स्टेन ग्लास चित्रकला को सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक गेटे, ध्यान दीजिएगा, गेटे ने शांत संगीत फ्रोंजेन म्यूजियम की क्या उपमा दी। गोथिक स्थापत्य में शीशा प्रायः खिड़कियों में और इसमें विभिन्न आकारों के रंगीन शीशे के टुकड़ों में चित्रित किया गया था। कांच की धातु ऑक्साइड के मिश्रण द्वारा रंगीन बनाया जाता था। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऑक्सबर्ग कैथेड्रल जर्मनी में सम्राट डेविड का चित्र इस तरह के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। आगे देखते हैं। फ्रांस में चार्टेस्ट कैथेड्रल ने 13वीं सदी का एक और सबसे प्राचीन कांच का उदाहरण प्राप्त किया, रंगीन कांच का उदाहरण प्राप्त होता है। और ये नुकीले, ऊंची तथा बहुमंजिली रंगीन खिड़कियां ऊंचे गिरजाघरों के अंतराल में बहुरंगी प्रकाश में उत्पन्न अलौकिक वातावरण में ये भर देती हैं। गोथिक शैली का चरमोत्कर्ष रूप चार्टेस्ट कैथेड्रल में दिखाई देता है। इस कैथेड्रल का निर्माण 1194 से 1220 ईस्वी के मध्य पेरिस के पश्चिम से लगभग 80 किलोमीटर दूर फ्रांस के चार्टेस्ट में इसको हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। 1979 ईस्वी में यूनेस्को ने चार्चट गिरजाघर को विश्व विरासत की सूची में शामिल करते हुए इसे गोथिक का उच्च बिंदु तथा उत्कृष्ट कहा। और पेरिस के उत्तर में स्थित एमिन्स तथा रिम्स गिरजाघर 12वीं से 13वीं शताब्दी में गोथिक में निर्माण हुआ इसका। आगे देखते हैं। गोथिक युग की प्रतिमा गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप फ्रांस में स्थित रिम्स गिरजाघर में पाया जाता है। इस प्रकार गोथिक शैली का आरंभ उत्तरी फ्रांस की एक स्थानीय शैली थी। 13वीं सदी में 1215 ईस्वी तक गोथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय गोथिक का मुख्य केंद्र फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इटली था। क्या है? गोथिक शैली के प्रमुख चित्रकारों में सीमाबुए, जियोत्तो, आंद्रे ऑर्किंदुर, दुच्चियो, दुरुस्सियो, मार्तिनी तथा एंजर आदि थे। गोथिक शैली का चरमोत्कर्ष रूप चार्टेस्ट कैथेड्रल में दिखाई देता है और इस कैथेड्रल का निर्माण 1194 से 1220 ईस्वी के मध्य पेरिस के दक्षिण पश्चिम से लगभग 80 किलोमीटर दूर फ्रांस के चार्टेस्ट में इसका हुआ था। सन 1979 में यूनेस्को ने चार्चट गिरजाघर को विश्व धरातल सूची में शामिल करते हुए गोथिक कला का उच्च तथा उत्कृष्ट कहा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। 1979 में इसको जो यूनेस्को ने इसको क्या विश्व विरासत घोषणा में क्या विरासत सूची में शामिल किया था, चार्चट गिरजाघर को। और पेरिस के उत्तर में स्थित एमिन्स तथा रिम्स गिरजाघर 12वीं से 13वीं शताब्दी में गोथिक शैली में इसके क्या हुए, निर्माण हुए। आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। 12वीं से 13वीं शताब्दी में गोथिक शैली में निर्मित हुए गोथिक युग की मूर्तिकला उच्च शास्त्रीय रूप फ्रांस में स्थित रिम्स गिरजाघर में पाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे।
इस प्रकार गोथिक शैली का आरंभ में उत्तरी फ्रांस की एक स्थानीय शैली 13वीं शती से 1215 ईस्वी तक गोथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी और अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का प्रमुख केंद्र फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इटली था। गोथिक शैली के प्रमुख चित्रकारों में सीमाबुए, ज्योतियो, आंद्रे और कुन्यो, दुच्चियो और मार्तिन तथा एंजर्स आदि थे इसमें। और आगे देखिए हम देखते हैं सीमाबुए के बारे में। कौन है? सीमाबुए के बारे में देखेंगे अच्छे से इस कला में क्या क्या चीज़ हमें दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं हम सीमाबुए के बारे में। एक सेकेंड। ठीक, तो देखिए सीमाबुए, ठीक, जो इसका समय था इनका जो है 1240 से 1302 ईस्वी तक इटली में बाइजेंटाइन कला परंपरा को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार सीमाबुए था। ठीक है, बाइजेंटाइन कला को छोड़ दिया, नए कला को स्वीकार किया। यह इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था। आगे देखते हैं इसे इटली चित्रकला का पिता, फादर ऑफ द इटालियन पेंटिंग भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूरोप की आधुनिक चित्रकला के इतिहास में प्राय सर्वप्रथम ईसा का नाम लिया जाता है। वह ज्योतियो के गुरु था। कह रहा है यूरोप की आधुनिक चित्रकला के इतिहास में प्राय सर्वप्रथम इसी का नाम लिया जाता है। वह ज्योतियो का गुरु भी था। वो क्या था? ज्योतियो का गुरु भी था। कौन? आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझिए। पहले क्या चीज़ें कह रहा है। जो ये सीमाबुए था, ठीक, ये किसका गुरु था? ज्योतियो का गुरु था। आगे देखते हैं सीमाबुए की एकमात्र अवशिष्ट प्रमाणीकृत पीसा के उपासन गृह में अंकित सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र है, जिसे उसने 1302 ईस्वी में पूर्ण किया था। इसके बाद आता है ज्योतियो। कौन आता है? ज्योतियो। जीवन से 1627 ईस्वी के संबंध फ्लोरेंसो के महान कलाकारों में ज्योतियो का प्रथम था और सीमाबुए का यह शिष्य था। उसने इटालियन कला के स्वरूप को परिवर्तित कर सुस्थिर करने का प्रयास किया था। ज्योतियो का सर्वश्रेष्ठ फ्रेस्को चित्र पाटुआ की एरिना चैपल की भित्तियों पर अंकित है और इस भित्ति की कुमारी का जीवन लाइफ ऑफ वर्जिन तथा ईसा का जीवन लाइफ ऑफ चर्च चित्रित किया गया था। आगे देखते हैं दैवी भाव युक्त शांत आकृतियों के स्थान पर मानवीय भाव से परिपूर्ण कार्यकलापों को प्रस्तुत करने वाला प्रथम गोथिक कलाकार था। ज्योतियो चित्रकार के साथ प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार तथा वास्तुकार था। ज्योतियो गोथिक कला युग का चित्रकार था जिसने चित्रों ने पुनर्जागरण काल को चित्रों का जन्म दिया। ध्यान दीजिएगा, इसी के समय से ही जो होता है पुनर्जागरण कला की शुरुआत मानी जाती है, उदय मानी जाती है। आगे देखते हैं अगले हैं आंद्रिया और केना है, जो 1308 से 1369 ईस्वी तक इनका समय काल होता है। ज्योतियो के पश्चात कार्य करने वाले फ्लोरेंस का प्रसिद्ध कलाकार और केना था और उसकी प्रसिद्धि चित्रकार, मूर्तिकार तथा वास्तुकार तीनों रूप में हुई थी। उसका प्रसिद्ध चित्र है कुमारी का सिंहासन रोहर, जो लंदन के नेशनल गैलरी में संग्रहित है। कुमारी का सिंहासन रोहर जो लंदन की नेशनल गैलरी में संग्रहित है। फिर आता है दुच्चियो। कौन है? दुच्चियो के बारे में देखते हैं। दुच्चियो द सिएना का प्रथम इतालवी चित्रकार था। जिस प्रकार फ्लोरेंस की कला में ज्योतियो का महत्व है, उसी प्रकार सिएना की कला में दुच्चियो का है। दुच्चियो को सिएना के चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। फ्लोरेंस के सांता मारिया नोवेल्ला के एक चर्च की वेदिका हेतु उसने मैडोना का एक विशाल चित्र अंकित किया है। उसके बाद अगला है साइमोन मार्तिनी, जो 1284 से 1344 ईस्वी काल में इनका समय था। ठीक, देखते हैं इनके बारे में।
अच्छे से। ये सिएना का दूसरा प्रसिद्ध कलाकार था और दुच्चियों का शिष्य था। साइमोना मार्टिनी का सर्वश्रेष्ठ उद्घोषणा है जो उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है और इस चित्र का पैनल पर टेम्परा और स्वर्ण माध्यम से बनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस चैप्टर से हम निकाल कर रखे हैं, जो आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से क्या करना है, हल करना है और समझना भी है। चलिए, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में। तो कहाँ बनाए गए सर्वप्रथम? ये इटली में बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। एक एक क्वेश्चन को है, जितने भी क्वेश्चन है को अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद उसको क्या क्लियर करते हुए चलना है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राचीन ईसाई प्रार्थना भजन संग्रह किस नाम से पुकारे जाते? किसकी बात कर रहा है? भजन संग्रह की बात कर रहा है। तो गोपिस्पिल, अष्टध्यायी, साल्टर और दिफलक। तो प्राचीन ईसाई में भजन संग्रह की अगर बात करें तो हम ये आता है साल्टर। किस में आता है? साल्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता की भित्ति चित्र, बाग की भित्ति चित्र, पहाड़ी चित्र और जयपुरी फ्रेस्को चित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुरी फ्रेस्को चित्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? प्रारंभिक ईसाई कला का चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? समाधियों में, पुस्तकों में, दीवारों पर, स्तंभों पर। तो कहाँ बनाए गए थे? ये समाधियों में बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले। कह रहा है कि कैटेकाम्ब का संबंध किस कला से है? बिजेंटाइन से है, गोथिक से है, रोमनस के ईसाई कला से है। अगर कैटेकाम्ब की अगर हम बात करें तो ईसाई कला से संबंधित, किस कला से संबंधित है? ईसाई कला से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अठवां है कि फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को कहते हैं, क्या कहा जाता है? रोमनस कला, बेजेंटाइन कला, मिस्र की कला या पुनरुत्थान की कला। तो 11वीं सदी की अगर हम बात करें तो इसको हम रोमनस की कला कहते हैं। फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहा जाता है? और रोमनस कला के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? रोमनस्क भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या कहा जाता है? फ्रेस्को, टेम्परा, रैपिड फ्रेस्को या वास। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक सेकंड, ये वाला ऑप्शन से होगा रैपिड फ्रेस्को। इसको क्या बोलते हैं? रैपिड फ्रेस्को। ध्यान दीजिएगा, ये अगर फ्रेस्को देगा तो इसको बिल्कुल न मारिए, रैपिड देगा तो इसी को ही मारिएगा। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोमनस्क भित्ति चित्र पद्धति को क्या कहा जाता है? तो रैपिड फ्रेस्को के नाम से जाना जाता है, यह इसका नाम ही है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहे रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? फ्रांस में स्थित पोइतू के बेनेडिक्टाइन चर्च, और दूसरा है रोम में स्थित एरिना चैपल, और तीसरा है अल्तमीरा। चौथा इनमें से कोई नहीं। 8वां का आपका हो जाएगा फ्रांस में स्थित पोइतू के बेनेडिक्टाइन चर्च जो है रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। रोमनस कला में सिस्टाइन चैपल की बात करेगा तो पोइतू के बेनेडिक्टाइन चर्च को ही कहा जाता है। ठीक, सिस्टाइन चैपल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता है? भारी स्तंभ और भित्ति पक्ष के किस शैली की है? गोथिक, रोमनस, बेजेंटाइन, पुनरुत्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? 9 का रोमनस कला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए।
कह रहा है कि रोमनस कला का कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है, कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है। ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए कि रोमनस कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है। फव्वारे युक्त चौक, द्वार तोरण, फोरम, सीढ़ियाँ। तो क्या है वहाँ का रोमनस कला का सबसे फेमस चीज़ है द्वार तोरण। क्या है? द्वार तोरण वहाँ का सबसे फेमस है रोमनस कला का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बाइजेंटाइन कला की भवन, मणिकुट्टम, पुस्तक चित्र, भित्ति चित्र। और बाइजेंटाइन कला की अगर हम बात करें तो मणिकुट्टम आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। कह रहा है कि बाइजेंटाइन कला का समय है 2वीं से 10वीं, 3री से 14वीं, 4थी से 15वीं, 5वीं से 16वीं। अगर बाइजेंटाइन कला का अगर हम समय मानेंगे तो हमारा समय काल हो जाएगा, देखिए कौन सा, देखिए ये वाला 4वीं से 15वीं शताब्दी। कौन सा हो जाएगा? 4वीं से 15वीं शताब्दी तक। चलिए अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला की और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था। कह रहा है यहाँ पर किस शासक की बात कर रहा है, कौन सा शासन था जो बाइजेंटाइन चित्रकला मूर्तिकला को बनाने में रोक दिया था। कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, लियो तृतीय और सालमेन। तो रोका गया था किसको? चित्रकला को और मूर्तिकला को रोका गया था तो लियो तृतीय था। कौन था वो? लियो तृतीय था जो रोक दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था कि आकृति नहीं बनेगा आप। गोथिक में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में, रोमन कला में। तो इसकी अगर हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो बाइजेंटाइन कला में जो है रोक दी लगाया गया था कि उसमें चित्रों का निषेध माना जाएगा या रोक दिया गया था। चित्रों को बनाना बंद कर दिया गया था बाइजेंटाइन कला में। किस कला में? बाइजेंटाइन की कला में चित्रों को निषेध कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? बात समझिएगा। हेड्रेनियन, कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, वेस्पियर। बाइजेंटाइन कला का स्वर्णिम की बात कर रहा है तो बाइजेंटाइन कला में अगर स्वर्णिम की अगर हम बात करें तो जस्टिनियन आएगा। कौन आएगा? जस्टिनियन आएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश रूप से स्थापित की गई? ईसाई प्रार्थना गृहों में अगर बात करें हम तो कुमारी और यीशु की सूली और सिंहासन पर ईसा, क्रास का चिन्ह। ईसाई प्रार्थना गृह वेदी पर अगर जो चित्र बनाया गया था, किसका बनाया गया था? तो सबको पता है ईसा की सूली। क्या था? ईसा की सूली का चित्र हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है? यूनानी का, मिस्र का, हेलेनिस्टिक का, पूर्वी का। बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प अगर हम बात करेंगे तो हेलेनिस्टिक का समय किसका पड़ा था? हेलेनिस्टिक का समय काल पड़ा था। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति किस समय चली थी? 425 से 450, 1400 से 1600, 726 से 843 और 1108 से 1125। तो अगर चित्र विरोधी की, अगर आकृति विरोधी की बात की जाए तो हमें जो 726 से लेकर 843 ईस्वी का समय जो था चित्रों को विरोधी को रोक दिया गया था। इसमें चित्र को नहीं बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई थी? जस्टिनियन चर्च, सांता सोफिया, सान वाइटेल और चर्च ऑफ दी होली एपिसल्स में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सान वाइटेल में। किसमें? सान वाइटेल में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्या कह रहा है। ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया था? ईसा मसीह का ओल्ड टेस्टामेंट, भजन वाली, न्यू टेस्टामेंट, प्रवचन वाली। इसमें आपका न्यू टेस्टामेंट में इनके जीवन से संबंधित
किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या थी? मोजाइक भित्ति चित्र, टेम्परा भित्ति चित्र और टेराकोटा भित्ति चित्र, फ्रेस्को भित्ति चित्र। अगर बाइजेंटाइन कला की अगर हम बात करेंगे तो मोजाइक किया जाएगा, मोजाइक भित्ति चित्र। बाइजेंटाइन कला की विशेषता की बात करेंगे तो हम तो मोजाइक कला आ जाएगा या मोजाइक भित्ति चित्र आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सेंट वसील का गिरजा कहाँ है? रोम में है, मॉस्को में, कॉन्स्टेंटिनोपल में या वियना में है? तो अगर सेंट वसील के गिरजाघर की अगर हम बात करें ये मॉस्को में है। कहाँ है? मॉस्को में है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? 23 नंबर। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग का प्रतीक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीला रंग किसका प्रतीक है? सूर्य का है, फूलों का है, आग का है, स्वर्ग का है। तो ये आपका स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती थी? कॉन्स्टेंटिनोपल में, मॉस्को में, रेवेन्ना में या इस्तांबुल में? तो इसकी अगर हम बात करें प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला तो कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई गई थी। कहाँ पे? कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत की बात कर रहा है। बाइजेंटाइन कला की सबसे बड़ी श्रेष्ठ इमारत दूसरा बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी इमारत की बात कर रहा है। डेन का गिरजा, रोम सांतिया मारिया मेजुरी गिरजा, पूर्व यूरोप में कैटाम और हैगिया सोफिया मिर्जा। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, हैगिया सोफिया गिरजा। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मणिकुट्टम किस शैली की देन है? बाइजेंटाइन, गोथिक, रोकोको, रोमनस। तो मणिकुट्टम, अगर मणिकुट्टम की अगर हम बात करें तो मणिकुट्टम जो कला है बाइजेंटाइन कला से देन है। किसकी देन है? मणिकुट्टम बाइजेंटाइन कला की देन। एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए कि बाइजेंटाइन कला जो है मणिकुट्टम की कला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? रंग, संगमरमर, लकड़ी, सीमेंट। तो इसमें जो है हम प्रयोग करते हैं संगमरमर का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन कला में, आरंभिक ईसाई कला में, गोथिक कला में, शास्त्रीय कला में? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कांच की अगर टुकड़ों की बात करें तो हम बाइजेंटाइन कला में प्राप्त करते हैं। किसमें? कांच के टुकड़ों का प्रयोग हम बाइजेंटाइन कला में प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला है कि बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार के विषय वस्तु चित्रण हेतु बनाई गई थी? बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, प्राकृतिक दृश्य वाली। इसमें धर्म को माना गया था। किसको माना गया था? धार्मिक तौर पर चित्र को अंकित किया गया जाता था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिए कि बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया जाता था? मणिकुट्टम, वास, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको। तो अगर इसकी हम बात करें जो हमारा सही हो जाएगा मणिकुट्टम। बाइजेंटाइन कला में छतों को और दीवारों को किस विधि में अंकित किया जाता है? मणिकुट्टम विधि में अंकित किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। गोल्डन ग्लास, स्वर्ण शीशे से चित्रकारी सर्वप्रथम कहाँ हुई? गोल्डन ग्लास की बात कर रहा है तो हेलेनिस्टिक ग्रीस आर्ट में, कैंटाम ऑफ रोम में, मॉनेस्ट्री ऑफ सेंट एंथोनी में और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा? हेलेनिस्टिक ग्रीस आर्ट में। हेलेनिस्टिक ग्रीस आर्ट में जो है गोल्डन स्वर्ण शीशों का चित्रकारी प्रयोग हुआ था, हेलेनिस्टिक काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम 32 कह रहा है कि गोथिक कला शैली मुख्यतः थी मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला। और गोथिक की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? स्थापत्य कला हो जाएगी। कौन सी कला होगी? स्थापत्य कला होगी। ठीक, आगे देखते हैं अगला हमारा है गोथिक। एक सेकेंड। गोथिक शैली कला रूप में मुख्यतः संबंधित है किससे? वास्तुकला से, मूर्तिकला से, चित्रकला से और रंजित कांच से। तो क्या किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं
गोथिक कला में विकास हुआ था। मोज़ाइक का, रंगीन कांच के खिड़कियों का, पुस्तक चित्रों का और अल्बास्टर शिल्पों का। तो गोथिक में अगर हम बात करेंगे तो रंगीन कांच के खिड़कियों का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखिए। 35 नंबर कह रहा है स्टेन ग्लास विद्या किस युग की विकसित हुई थी। जो स्टेन ग्लास का शुरुआत किस काल में हुआ था? बाइजेंटाइन, रोकोक, पुनरुत्थान, गोथिक। तो अगर स्टेन ग्लास की अगर हम बात करें तो स्टेन ग्लास जो है गोथिक कला की मात्र थी। किसकी थी? गोथिक कला में हुआ था स्टेन ग्लास का प्रयोग। शांत संगीत मोजेन म्यूजियन उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? गोथिक स्टेन ग्लास चित्रकला के लिए, बाइजेंटाइन कला के लिए, क्रिटिकेट कला के लिए। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा। गोथिक स्टेन ग्लास चित्रकला शांत मोजेक संगीत, शांत संगीत वाला अगर आएगा तो आपको किसको मानना? गोथिक या स्टेन ग्लास चित्र, दोनों एक ही चीज़ होता है। गोथिक या स्टेन ग्लास चित्र पूछ लेता है तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है इसमें से। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? इस तरह से नुकीले मेहराब, रोकोक, हेलेनिस्टिक, पुनरुत्थान, गोथिक। तो आपका सही हो जाएगा गोथिक कला में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ था? चर्च कैथेड्रल से हुआ था, सेंट डेनिस गिरजा से हुआ था, रिम्स गिरजा से हुआ था, या बेनेडिक्टाइन चर्च से? तो गोथिक शैली का स्थापत्य कहाँ से जन्मी थी, ये इस चीज़ों को आपको देना है। तो सेंट डेनिस गिरजा से इसका जन्म उदय होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली की स्थापत्य पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, उपरोक्त में से सभी जगह। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इसकी तो हम यहाँ पाएंगे सभी जगह। ठीक, 39 वाले में आ पाएंगे सभी जगह। इंग्लैंड भी माना जाएगा, जर्मनी भी माना जाएगा, इटली भी माना जाएगा गोथिक शैली का स्थापत्य के रूप में। ठीक, चलिए हमारा अगला 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्र किया? किसमें इंद्रधनुषी रंगों में चित्र किया था? लियोनार्डो, एंजर्स, ज्योतो, पिकासो। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ज्योतो। कौन था? ज्योतो जो था गोथिक कला में इंद्रधनुषी रंगों का इन्होंने प्रयोग किया था, ज्योतियों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, ये नहीं होगा, एंजर्स होगा। कह रहे हैं कि गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों के चित्रों का प्रयोग किया था? तो आपका सही हो जाएगा एंजर्स। क्या हो जाएगा? एंजर्स सही होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एंजर्स सही हो जाएगा, जो इंद्रधनुषी रंगों का इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम अगला प्रश्न हमारा है 41। देखिए ध्यान से। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? हेगियो सोफिया गिरजा, रिम्स गिरजा, सेंट डेनिस गिरजा, सेंट पीटर्स गिरजा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रिम्स गिरजा। ध्यान दीजिएगा, गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप अगर पूछेगा तो रिम्स गिरजा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? रिम्स मिर्जा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन? चर्च कैथेड्रल, रिम्स गिरजा, लास्को और नोत्रे दाम गिरजा। जो गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख क्या निर्देशन है। ठीक है, तो इसमें का आपका आंसर सही हो जाएगा कौन? चर्च कैथेड्रल हो जाएगा इसमें का सही। आगे देखते हैं हम लोग। 43 कह रहा है गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां किस आकार की होती थी? लंबे आकार की, आयताकार की, वर्गाकार की या गोलाकार की? तो क्या होता था? लंबे आकार में होता था। किस आकार में होता था? लंबे आकार में होता था। इस तरह से दरवाजे होते थे, लंबे आकार में होते थे। ऐसे दरवाजे नहीं होते थे, लंबे आकार में होते थे। ठीक है, चलिए जो खिड़कियाँ दरवाजे की बात कर रहा है। अगला हमारा 44 नंबर। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता हैं? रंजित कांच की खिड़कियों तथा दरवाजे, नुकीले मेहराब,
ऊर्ध्वाधर में निर्माण उपरोक्त में से सभी, यदि इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। इसमें जो है रंजित कांच भी प्रयोग किया गया था। नुकीले देखिए इस तरह से बना था, इसमें कांच का प्रयोग किया गया था और ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी तरह से इसको बनाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोथिक चित्रकार नहीं है? गोथिक चित्रकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सीमा बुए, साइमन मार्टिनी, डोनातेल्लो, आंद्रिया और केना। तो इसमें से कौन जो थे क्या है गोथिक शैली के चित्रकार नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डोनातेल्लो। ठीक, कौन? डोनातेल्लो जो गोथिक शैली के चित्रकार नहीं थे। आगे देखते हैं, चलिए। 46, कौन सा गोथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी भी था? क्या था? वास्तुशिल्पी मतलब भवनों का निर्माण करता था। जियोत्तो, सिमाबुए, मसाचियो, घिरलैंडियो। तो इसमें से जो आपका है जियोत्तो जो था, क्या था? जियोत्तो जो था गोथिक चित्रकला का वास्तुशिल्पी था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, रंगीन अल्बलास्टर शिल्प किस देश की गोथिक कला की विशेषताएं हैं? फ्रेंच गोथिक, इंग्लिश गोथिक, इटालियन गोथिक, उपरोक्त में से सभी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इंग्लिश गोथिक। कौन सही हो जाएगा? इंग्लिश गोथिक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? कह रहा है कि सियना की चित्रकला के पिता कहे जाते हैं। ठीक, जियोत्तो, वेरेसियो, घिरलैंडियो और दुच्चियो। ठीक, तो सियना के चित्रकला के पिता की बात कर रहा है, तो हो जाएंगे आपके दुच्चियो। कौन हो जाएंगे? दुच्चियो हो जाएंगे सियना के। अगला हमारा है, फ्लाइंग वर्टेक्स का प्रयोग हुआ था गोथिक कला में, रोमनस कला में, बाइजेंटाइन कला में, बरोक कला में। और फ्लाइंग की अगर हम बात करें तो हमारा गोथिक कला में आता है। किस में आता है? गोथिक कला में आता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है हमारा कि गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल को जन्म दिया था, किसके? एंजर्स, जियोत्तो, सिमाबुए, वेरेसियो। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जियोत्तो का जो समय काल था, जो पुनर्जागरण कला का क्या किया था? जन्म दिया था। चलिए आगे देखते हैं। गोथिक शैली का जन्म हुआ था रोमनस्क वास्तुकला से, रोमन वास्तुकला से, रोमनस्क और यूनानी वास्तुकला से। इनमें से कोई नहीं। तो गोथिक कला का अगर हम जन्म की बात करें तो ये हमारा होता है रोमनस्क। किससे? रोमनस्क वास्तुकला से होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट 52 नंबर क्वेश्चन, गोथिक शैली से किस कला का जन्म हुआ था? पुनर्जागरण कला का, रोकोक कला का, रोमांसवादी कला का, यथार्थवादी कला का था। तो इसमें से जो आंसर सही आपका हो जाएगा गोथिक कला शैली के किस कला का जन्म हुआ था? गोथिक कला से पुनर्जागरण कला का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो यहीं तक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।